हमारे मुख्य अतिथि माननीय कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोफेसर योगेश सिंह जी को उनके अभिभाषण के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर विकास गुप्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन, जो पुस्तक के लेखक भी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सुधा सिंह, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, मिस्टर अरुण महेश्वरी, प्रबंध निदेशक वाणी प्रकाशन। आज इस सभागार में उपस्थित प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, प्रोफेसर अनिल राय, प्रोफेसर मंजू मुकुल और बाकी जो सब अध्यापक यहाँ पर बैठे हैं, और हिंदी विभाग के विद्यार्थी, शोधार्थी और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन बहुत अलग है। आज का दिन प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन की पुस्तक का लोकार्पण तो है ही, पर उनके अभिनंदन का भी ये दिन है, उनके स्वागत का भी दिन है, उनके जीवन के संघर्षों को समझने का भी दिन है। ये आत्मकथा है दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की। ये आत्मकथा है हिंदी जगत के एक साहित्यकार की, कवि की, प्रोफेसर की, और ये आत्मकथा है एक साधनहीन उपेक्षित बालक के संघर्ष की। ये आत्मकथा है प्रेरणा की, सफलता की और चेतना की। ये आत्मकथा है भारत के उस हर बच्चे की जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। ये उसकी एक आत्मकथा है। ये एक गरीब बच्चे की सफलता की गौरव गाथा है। और प्रोफेसर बेचैन के लिखने का अंदाजा भी बहुत निराला है, बहुत निराला है। जब मैं पढ़ने बैठा तो पढ़ता ही गया इस पुस्तक को। मैंने शनिवार सुबह पढ़नी शुरू करी और शाम तक मैं इसको खत्म कर पाया, यानी पुस्तक मुझे बांध कर रख पाई। तो ये प्रोफेसर शिवराज सिंह का लिखने का तरीका है, और वो जो शैली है वो इनको दूसरे लेखकों से अलग बनाती है कि आपको जोड़ के रखे लिखने के तरीके से, घटनाओं से। जब वो एक आपके मन में पढ़ते हुए चित्र बनने लगे तो समझिए कि लेखक जो है वो कुछ अलग है। मैं आपकी उस लेखन विधि को भी प्रणाम करता हूं। ये कहानियों का संकलन है। ये धारा प्रवाह आत्मकथा नहीं है, ये थोड़ी अलग है, क्योंकि ये धारा प्रवाह आत्मकथा जब होती है तो जन्म से लेके पूरी एक धारा में बहती है, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग कहानियों का एक संकलन है जो अलग अलग समय पर इन्होंने लिखी होंगी, और वो अलग अलग मन का क्या भाव चल रहा है वो उसे पढ़ते हुए समझ में भी आता है, लेकिन बहुत मार्मिक है। पहली कहानी जो है, बेवक्त गुजर गया माली। अब आप देखिए, टाइटल ही इतना मार्मिक है, मन में एक संवेदना, वेदना का भाव आता है कि बेवक्त गुजर गया माली। मैं इस पर थोड़ा बाद में आता हूं, पर इन्होंने कितने ऐसे शब्द हैं जो बुलंदशहर और अलीगढ़ जिले में बोले जाते हैं जो इन्होंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। मैं उसी इलाके से आता हूं तो मैं उन शब्दों से कहीं जुड़ाव महसूस करता हूं। मैं वहां रहा कम हूं या कभी छुट्टियों में गया हूं, ऐसा मानिए, लेकिन मैं जुड़ाव महसूस करता हूं। मैं कुछ शब्दों का उल्लेख करना चाहूंगा। पानी के हाथ की रोटी। ये दिल्ली में बैठा व्यक्ति नहीं समझ सकता कि पानी के हाथ में रोटी का मतलब क्या है। पानी के हाथ की रोटी, दही बूरा की दावत, जेमना, जनमासा, दगड़ा। अब दगड़ा शब्द जो है ये उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2-3 जिलों के लोग समझते हैं कि दगड़े का मतलब क्या, कि वो रास्ता, कि दगड़े का मतलब क्या। दुआरी। अब दुआरी, दिल्ली में तो घर बनते ही नहीं जिसमें दुआरी हो। ये जो शब्द हैं ये एक अलग बनाते हैं चीज को। बेला, रंधा हुआ, बहारी हवा, यानी उस समय की जो भाषा है और जिसपे ब्रज भाषा का बहुत प्रभाव है बुलंदशहर और अलीगढ़ जिले में, उसका असर इस पुस्तक में इन्होंने ज्यों का तो, ये हिंदी में भी लिख सकते थे उस बात को,
आवश्यकता इनको नहीं थी कि उसी भाषा में लिखा जाए, लेकिन क्या होता है, जो हो रहा है उसको वैसा ही लिखने से वो सहज और सरल लगता है और लोगों को लगता है कि मैं इससे जुड़ रहा हूं। अब आप देखिए, वापस आता हूं कि बेवक्त गुजर गया माली, 5-6 वर्ष का बच्चा है, जिद कर रहा है पिताजी को एक शादी में जाने के लिए, और मां कह रही है कि ना बेटा तू मत जा, मैं तोए खीर खवाऊंगी, तू मत जा। लेकिन बच्चा जिद कर रहा है और जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं इसको लेकर जाता हूं। इन्होंने चाचा शब्द का इस्तेमाल किया है, जो उस इलाके में बहुत ही प्रचलन है कि पिताजी को चाचा बोलते हैं। चाचा शब्द पिताजी के लिए इस्तेमाल किया। मैं इनको कोट करूंगा। इन्होंने कहा कि मैं जब घर से गया था, 5-6 साल का बच्चा है, तो बारात देखने की खुशी में हंसता खेलता चाचा के कंधों पर सवार होकर गया था, एक उम्मीद के साथ कि मैं बारात देखूंगा गया था। और जब पिता के चले जाने पर लौट रहा था तो मेरा बचपन खुद ही मेरे कंधों पर आ पड़ा। ये टाइटल है किताब का, मेरा बचपन मेरे कंधों पर। पिताजी को कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं हुई थी, वो आसानी से बचाए जा सकते थे, लेकिन इलाके का अंधविश्वास, अशिक्षा, गरीबी और वो जो माहौल था कि डॉक्टर पे ले जाने की बजाय उन्होंने झाड़ फूंक और उस तरह का काम किया, उनकी और अलग तरह से ट्रीट करने की कोशिश करी, जिसमें कि एक बीमार व्यक्ति को पीटा भी गया। शिक्षा की कितनी आवश्यकता है ये पढ़ते हुए समझ में आता है कि जो व्यक्ति बच सकता था, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, फूड पॉइजनिंग हो गई होगी या कुछ इस तरह की कोई चीज हो गई होगी, और हमने अपनी नासमझी से सिर्फ, और उन्होंने अपने पिता को खो दिया। तो जिस कंधों पर वो बैठकर गए थे, बचपन उनके कंधों पर आकर बैठ गया। मां ने कहा कि तेरी बगिया को कौन संवारेगा माली, तेरी बगिया को कौन संवारेगा माली। और एक शिक्षा भी शिवराज सिंह को जब वो देती हैं, पढ़ते हुए आगे बताते हैं कि याद रखियो तो ही बिना मतलब के कोई कछु नहीं दे। कि किसी से कोई अगर आपको आ रहा है तो याद रखना कि तुम्हारे को हर व्यक्ति कारण से मदद करेगा, बिना कारण मदद नहीं करेगा। इस संसार का नियम नहीं है। मां तो ऐसा डिग्री नहीं थी, अशिक्षित थी, लेकिन समझ तो थी ना दुनियादारी की। तो अपने छोटे बच्चे को समझा रही हैं कि यदि तो तेरे को कोई सहायता कर रहा है तो जरा इसको एनालिसिस जरूर कर लेना। शिवराज जी लिखते हैं कि अब हमारी तबाही और अभावों का क्रम तेज हुआ। पिता चले गए तो अभाव, तबाही और अभावों का क्रम तेज हुआ। तब जाना कि पिता का जाना क्या होता है, तब जाना कि पिता का जाना क्या होता है। उसकी कमी बच्चों के जीवन में कितनी बड़ी त्रासदी होती है। और ये सही बात है, बिल्कुल, कितनी त्रासदी होती है जिसके घर से पिता चले जाते हैं। और वो संघर्षों की एक नई कहानी शुरू होती है। और अगर गरीबी भी हो, उपेक्षा भी हो, तो वो संघर्ष जो है बहुत ही अलग तरह के होते हैं। एक और बात जब मैं पढ़ रहा था, इन्होंने लिखी, और बहुत ही द्रवित करने वाली बात थी। लिखते हैं, दाएं चलाने वाले बैलों, दाएं आप लोग दिल्ली वाले नहीं समझते होंगे, दाएं, हाँ, नहीं, मैं समझाता हूं जरा। दाएं चलाने वाले, मैं इससे आगे लाइन पढ़ नहीं रहा, बाद में पढ़ूंगा उसको। दाएं चलाना क्या होता है? पहले क्या था, ये मशीन नहीं होती थी गेहूं निकालने के लिए, थ्रेशर्स जब आ गए, उससे पहले क्या होता था कि जो गेहूं कट के आता था उसको वैसे डाल देते थे खेत में, और उसके ऊपर पशु चला करते थे, बैल चला करते थे। इसको नहीं, बाकी भी चल सकते हैं या नहीं, भैंसा भी चल सकता है, हाँ। उसको बोलते थे दाएं चलाना। ये शब्द है जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी इस्तेमाल होता है कि दाएं चलाना, कि दाएं चलाने वाले बैलों के गोबर से गेहूं निकाल कर लाते थे। अब गरीबी की कल्पना कीजिए, दाएं चलाने वालों के गोबर से गेहूं निकाल कर लाते थे और उसे धोकर अनाज छांट लेते थे। कैसा समय था,
कैसा समय था, मार्मिक, दर्दनाक और गांव-गांव की कहानी जो शिवराज सिंह जी की कहानी है कि गोबर में से गेहूं निकाल कर लाते थे, धोकर अनाज बनाते थे। ये भारत के दुर्भाग्य की कहानी है, ये भारत के पतन की कहानी है, ये सामाजिक पतन की कहानी है कि भारत इतना गरीब, इतनी दुर्दशा न जाने कितने परिवारों की थी कि इस स्थिति में अगर आते हैं। लेकिन चलिए 2025 आते आते आज भारत में कोई भूखा नहीं सोता। समय बहुत तेजी से बदला है और हमको उसमें से अच्छा पक्ष रखने की मैं प्रयास कर रहा हूं कि आज भारत में कोई भूखा नहीं सोता। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने गरीब अन्न कल्याण योजना शुरू करी, जिसमें 80 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री दी जाती है। कितनी दी जाती है? 5 केजी ऑफ राइस और व्हीट पर पर्सन, 1 किलो दाल, और भारत सरकार इसमें 2 लाख करोड़ रुपया साल का खर्च करती है। कई लोग ना बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं इस बात को कि इसकी आवश्यकता क्या है। अरे तुमने तो देखी नहीं, भुगती नहीं, सोची नहीं। जिन लोगों ने गरीबी किताबों में पढ़ी है वो प्रधानमंत्री को नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने भी गरीबी देखी है शिवराज जी की तरह। ये एक बात है, आप सोचो तो सही, है भारत के दुर्भाग्य की कहानी नहीं है तो क्या कहानी है ये? कितने परिवार उस समय खाना खाते होंगे इस तरीके से, और जिस तरीके से ये एक संघर्ष की कहानी है। बहुत लोगों को प्रेरणा देने वाली बात है कि जीवन को सहजता से लेना एक बात है, लेकिन समय न व्यर्थ करें। अगर हम कुछ बनना चाहते हैं तो समय न व्यर्थ करें, क्योंकि शिवराज सिंह बने सारी उपेक्षाओं के बाद, सारे संघर्षों के बाद, और जैसी भी विषम परिस्थितियां रही, बालक ने हार नहीं मानी। मैं इनके संघर्ष की जो एक इनकी हिम्मत है, मैं उसके लिए भी इनको बहुत बधाई दूंगा। आसान नहीं है, हिम्मत टूटती है, रोज टूटती है, और जीवन में तोड़ने वाले रोज मिलते हैं। आप देखिए तो सही ना, कुछ भी आप नया करना चाहेंगे तो हमेशा आपकी हिम्मत को तोड़ने वाले ज्यादा मिलेंगे, हिम्मत को बढ़ाने वाले कम मिलेंगे। इसलिए कहा जाता है जो लोग आपकी हिम्मत को बढ़ाते हैं ना, उनके साथ रहिए। जो हिम्मत को तोड़ते हैं उनको दूर कीजिए अपनी जिंदगी से। ये जितने मेरे बच्चे बैठे हैं, आपको मैं ये सलाह दे रहा हूं बहुत अच्छी। कोई कहते हैं ना आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, आप ये नहीं हो, उनको दूर रखिए। ज्यादा सलाह मानने की भी जरूरत नहीं है उनकी, उससे कोई फायदा नहीं होता। जो हिम्मत को बढ़ा रहे हैं, आपके आगे बढ़ने में मदद होती है, क्योंकि जो मन की मजबूती है ना, ये सफलता के नए आयाम रखने का कारण बनती है। मन कमजोर हो गया तो हिंदी में कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। परमात्मा को पाइए मन ही के प्रतीत। दूसरी कहानी इन्होंने लिखी है, दिल्ली बड़ी दुनिया के छोटे कदम। ये एक बचपन के संघर्ष की कहानी है। 1968 में जब ये केवल 8 साल के थे तो दिल्ली आए, और साहब बैठे हैं, आपका भी वर्णन किया उस समय की सारी बात है। अपने मौसा जी के घर रहने को आए। पढ़ने की एक इच्छा थी। शुरू में नींबू बेचे, फिर अंडे बेचे, जो भी काम एक बच्चा कर सकता है वो सब किया। कॉन्ट्रैक्टर के घर वो घिसाई, फर्श घिसाई का काम भी करा। और एक बात इन्होंने बहुत लिखी कि मेरे जैसे लावारिसों के लिए स्कूल नहीं होते जिन्हें अपनी रोटी का खुद इंतजाम करना हो। पर सोचो हम किन गलियों से निकलकर भारत आया है। आज ऐसी बात नहीं है। आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय में भी कहते हैं कि जिसकी भी पेरेंटल इनकम कम है, जो गरीब है, न तो हम उससे फीस लेंगे, और यदि पैसे नहीं हैं तो हम किसी ना किसी इंटर्नशिप या फेलोशिप से उसकी सहायता भी करेंगे ताकि वो पढ़ाई पे पूरा ध्यान रख सके। और ये सारा काम जो है संस्कृत के हमारे प्रोफेसर DSW बैठे हैं, रंजन जी, करते हैं। इनको भी आशीष मिलता होगा, इनके माध्यम से हमें भी थोड़ा आशीष मिल जाता है। ज्यादा आशीष हम चाहते हैं कि इनके पास ही रहे, ताकि इस आशीष से ज्यादा लोगों को एंटरटेन करें, ज्यादा लोगों की मदद करें। तो समाज में जो प्रभावी लोग हैं, उनका काम है कि उन नए बच्चों के आने की नई राहें तलाश करें, ऐसे नियम बनाएं, ऐसी पॉलिसी बनाएं कि उनको सहायता मिले। और भारत में बहुत बदला भी है। पिछले 20, 25, 30 सालों का भारत जो है
बहुत तेजी से बदला है, क्योंकि जिस का इन्होंने अतरौली का, डिबाई का, इस सब का वर्णन किया, मैं अपने गांव को देखता था कि बचपन में कस्बा जो है वहां से बैलगाड़ी से जाया करते थे गांव, और आज जो है हमारी कार जो है गांव में घर तक जाती है, 5 मिनट लगते हैं, और बचपन में 3 घंटे 2 घंटे बैलगाड़ी से लगा करते थे कस्बे से। छोटा कस्बा पहासू है, उससे हमारा गांव 6-7 किलोमीटर है, इतना सारा वक्त लगता है। आज नहीं, आज भारत बदल रहा है, भारत का गांव भी बदल रहा है। साथ में इस गांव बदलते भारत में अगर सामाजिक सरोकार नहीं बदलेगा, एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना बढ़ेगी नहीं, तो ये जो सारी समृद्धि है ये अधूरी रहेगी। ये भी हमको मन में गांठ लेनी चाहिए ये बात। आर्थिक विवशता और सामाजिक भेदभाव, ये 2 शब्द हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग है ना वो बड़ा गहरा है। आर्थिक विवशता किसी के जीवन में है, और अगर साथ में सामाजिक भेदभाव का भी वो शिकार है, तो जीवन कितना दुष्कर और कष्टकारी होता है, उसका उदाहरण है ये आत्मकथा और शिवराज जी का जीवन। बेचैन जी की बेचैनी कविता माध्यम बनी इनकी। मैं कविता कोट कर रहा हूं इनकी कि मेरे बचपन के नाजुक वे नन्हे कदम, मेरे बचपन के नाजुक वो नन्हे कदम, जिस तरफ मुड़ गए रास्ता बन गया। मेरे बचपन के नाजुक वे नन्हे कदम, जिस तरफ मुड़ गए रास्ता बन गया। धूप में छांव में शहर में गांव में, धूप में छांव में शहर में गांव में, भूख लेकर चली और मैं चलता गया, भूख लेकर चली और मैं चलता गया। इतनी काली अंधेरी विरासत मिली, इतनी काली अंधेरी विरासत मिली, मेरे भीतर का दीपक था जलता रहा, मेरे भीतर का दीपक था जलता रहा। क्या चला मैं जो लाखों वहीं रुक गए, ये सोचने वाली बात है। क्या चला मैं जो लाखों वहीं रुक गए, कौम का हो के जीवन बदल सा गया, कौम का हो के जीवन बदल सा गया। क्योंकि इन्होंने मेरे भीतर का दीपक था जलता रहा, अपने भीतर की जो आग थी, जो दीपक था, उसको इन्होंने बुझने नहीं दिया, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां रहीं। वो जो संघर्ष है, इन्होंने भी जिक्र किया अपने शिक्षक प्रेमपाल जी का। प्रेमपाल जी का एक कथन है, क्योंकि क्या है, मां भी नाराज थी कि पढ़ने क्यों जा रहे हो, क्या हो जाएगा पढ़ के। पर सबसे ऊपर आपका जो मन है अंदर से, वो अगर मजबूत रहता है, जो सामान्यतः आसान नहीं है मजबूत रहना, आप बह जाते हो इमोशंस में, संवेदनाओं में बह जाते हो। उन्होंने कहा, इन्होंने लिखा है कोट, मैं सब जानता हूं आज यह लोग ऐसा ही सोचेंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तब यही तुम्हें अपना सगा कहेंगे। जब तुम सफल हो जाओगे तो सगा कहेंगे, मुझे तो भूल भी जाएंगे पर तुम्हारे उदाहरण बनाकर अपने बच्चों को प्रेरणा देंगे, जाति का गौरव बताएंगे। सच पूछो शिवराज, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम उदाहरण बनो। शिवराज जी उदाहरण बने, इन्होंने उदाहरण गढ़े भी। इनकी दिल्ली विश्वविद्यालय तक की जो गाथा है, दिल्ली विश्वविद्यालय को गर्व है आप पर प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन, गर्व है आप पर। इनकी अम्मा का एक कथन है जो इन्होंने उल्लेख किया, मैं कोट करना चाहूंगा कि तोई काऊ को सहारे नाई मिलेगो, तोई काऊ को सहारो नाई मिलेगा, तुझको किसी की सहायता नहीं मिलेगी, तोई काऊ को सहारो ना मिलेगो, तेरो सहारो तो भगवान है। हिम्मत देने के लिए कि जब अगर सहायता नहीं आएगी तो मानो ना कि ईश्वर है ना सहायता करेगा। ये जो ईश्वर की व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा फायदा ये है, इसका बहुत साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है। हम कहते हैं जो भगवान करता है अच्छा करता है, चलो, और परिस्थिति से निकलें कैसे, आप इसका ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। परिस्थिति से निकले कैसे, निराश मन निकले कैसे, कि जो भगवान करता है अच्छा करता है, इसमें कुछ अच्छा ही होगा, तो मन मजबूत होता है और आगे बढ़ने की तरफ जाता है। ये भारत के गांव गांव में मिलेगा कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, ज्यादा चिंता मत करो, ईश्वर में विश्वास रखो। ये जो परंपरा है, सनातन परंपरा है इस देश की, वो मन को मजबूत करके और पॉजिटिव रखने के लिए है। तो प्रोफेसर शिवराज, आपका जीवन अनेक लोगों के प्रेरणा का है, इसीलिए भारत से गरीबी को और अशिक्षा को मिटाना है। ये हमारा काम है, विश्वविद्यालयों का काम है, और सामाजिक समरसता और सद्भाव बनाए रखना है, राष्ट्र प्रेम और यह देश है मेरा के भाव पर काम करना है। अभी कई बार जब मैं बात करता हूं
अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में जब हम एडमिशन्स करते हैं, कुछ सीट्स बढ़ती हैं, कुछ कम होती हैं, तो जब लोग मेरे पास आते हैं कि ये सीट ज़्यादा ना करो, मैं सोचता हूं कि ईश्वर ने आपको मौका दिया था पुण्य कमाने का, आप पुण्य कमाना नहीं चाहते। मैं आपके माध्यम से सभी प्रिंसिपल्स के लिए भी कह रहा हूं ये बात कि यदि 10, 20, 50 एडमिशन ज़्यादा हो भी जाएंगे नियम से, किसी खास के लिए नहीं, मैं किसी खास के लिए बात कभी नहीं कर रहा, मैं तो पॉलिसी ड्रिवन बात कर रहा हूं। क्लास में 2, 4, 5 बच्चे ज़्यादा बैठ भी जाएंगे, मानो ना 5-7 स्वराज सिंह बैठ गए थे क्लास के अंदर, आपको वो भाव क्यों नहीं आता है? आपको वो भाव क्यों नहीं आता है? या तो आपने देखा नहीं है, या आप देखना चाहते नहीं है, इस कारण से। और जब एक और बहुत सारी बात होती है कि यूनिवर्सिटी में सीट्स खाली रह गई, हम किसी के लिए खाली नहीं रखना चाहते कोई सीट, लेकिन आप ये क्यों मानते हैं कि किसी खास विषय में किसी बच्चे को जबरदस्ती भेजा जा सकता है? नहीं, ये नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं हो सकती। बच्चा जिसमें पढ़ना चाहता है वहां अपॉर्चुनिटी है तो वहां बढ़ा दीजिए ना। किसी को जबरदस्ती धक्का करके एडमिशन फुल करना, यह भी विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम तो अपने बच्चों के इंटरेस्ट को वॉच करेंगे। अगर एक बच्चे में, मान एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, मान लो पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, अगर पॉलिटिकल साइंस की सीट बढ़ती है तो उसमें अच्छा ही है ना कि बच्चा पढ़ना चाहता है। लेकिन जिन विषयों में कम जा रहे हैं वहां काउंसलिंग की आवश्यकता भी है, लेकिन उन विषयों को परिवर्तन करने की भी तो आवश्यकता है। ये मानिए प्राध्यापक बंधु मेरे जितने बैठे हैं, बच्चा हमसे ज्यादा समझदार और होशियार है। आप उसकी बुद्धिमानी पर प्रश्न कम करें, क्योंकि वो एक संघर्षों की गाथा लेकर आ रहा है। वो कोई ऐसे नहीं आ रहा कहीं से, उसके जीवन का भी एक संघर्ष आ रहा है उसके साथ में। उसे लगता है कि मैं ये विषय पढ़ूंगा, अगर मेरा यहां एडमिशन होता है मेरी जिंदगी अच्छी बनेगी। तो हम लोग जो पॉलिसी पर बैठे हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस तरीके से लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं बनाएं, संभावनाएं बनाने का कारण बने। मैं आपको आज एश्योर कर रहा हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई गरीबी के कारण किसी का एडमिशन हो गया हो, वो न पढ़ पाए या हॉस्टल में न रह पाए, खाना न खा पाए, आप जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट कीजिए, डीएसडब्ल्यू को कांटेक्ट कीजिए, ये हमारा काम है, हम सारी व्यवस्था करेंगे। ऐसा होने नहीं देंगे। और एक और बात है, लेखक का एक खास बात होती है, लिखने के तरीके से आपका लाइफ का पर्सपेक्टिव बनता है। मेरा भी बहुत पर्सपेक्टिव मजबूत हुआ इसे पढ़ने से, बहुत सारा मजबूत हुआ कि हमको कितना काम करने की आवश्यकता है। मेरी एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने अच्छे अनुभवों पर भी लिखिए। क्योंकि ये भारत देश आपका देश है, आप इसके बच्चे हो। आप ये देश है मेरा के भाव पर लिखिए। मैं आज इस भाव पर बहुत काम करने का प्रयास करता हूं, राष्ट्र प्रेम पर, और ये देश है मेरा। इस पर आप लिखेंगे ना, क्योंकि आपके पास वो तरीका है लिखने का जो अच्छे अच्छे लोगों के पास नहीं है। तो आप इस पर लिखिए, अच्छे अनुभवों पर लिखिए, ये देश है मेरा के भाव पर लिखिए, और आपके अच्छे अनुभव लोगों को गुदगुदाने चाहिए। ये आप कर सकते हैं, ये करिए। जिन्होंने इस यात्रा में आपको सहारा दिया उन पर लिखिए, और लिखिए पीएचडी के बाद के जीवन पर, लिखिए प्रोफेसर बनने के बाद के जीवन पर, जो प्रोफेसर सुधा सिंह कह रही थी। लिखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में जब आप आए उसके बाद कैसे परिवर्तन आया, और इस पर भी लिखिए कि भारत, आपने बदलते हुए भारत को देखा है। ये आप ही का संघर्ष थोड़ी है, पूरे भारत का संघर्ष है। उस संघर्ष की जो गौरव गाथा है, जिससे कि इतने सारे जो ये बच्चे बैठे हैं इनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। और बच्चों, एक और बात याद रखना, जिंदगी में देने वाले बनना, लेने वाले बहुत मिल जाएंगे। ईश्वर आपको इतनी ताकत दे कि आप देने वाले बनो। ऐसी पॉलिसी बनाओ कि आप देने वालों का कारण बनो। और एक प्रॉमिस है कि रोने वाले मत बनना। रोने वाले रोते ही रह जाते हैं,
सही कह रहा हूँ, जो रोने वाले रोते ही रह जाते हैं। अंतिम बात कुंवर बेचन साहब की है, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रही है, पर वो बात है कि जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, नेक कामों में देरी न करिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। अच्छी पॉलिसी बनाएं। और मैं समझता हूं कि प्राध्यापकों का ये काम भी है, और प्रोफेसर शिवराज जी ने ये काम बखूबी अपनी जिंदगी से निभाया। गांधी जी का जो वाक्य है, माई लाइफ इज माई मैसेज, तो इनकी जिंदगी का भी मैसेज इनकी अपनी जिंदगी है, और आप इन विषयों पे जरूर लिखें। तो मैं समझता हूं कि जो विश्वविद्यालय, साहित्य जगत, हिंदी जगत की अपेक्षा है वो भी पूरी होगी। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप इस बदलते देश पर लिखें, आनंददायक अनुभव लिखिए, चाहे वो साहित्य की दृष्टि से कुछ कमजोर हो जाए, कोई बात नहीं। हमेशा हमें साहित्यिक करेक्ट होने की भी आवश्यकता नहीं है, साहित्य की दृष्टि से करेक्ट होने की, क्योंकि हिंदी भाषा के जितने सारे बहुत सारे जो पोएट हैं वो साहित्य की दृष्टि से शायद उतने बढ़िया नहीं होंगे, पर उनका प्रभाव बहुत है समाज पर, देश पर। मैं इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप औरों से अलग हैं, आप में वो ताकत है, उसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत आभार।